हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम गुप्त काल से संबंधित अपने सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में गुप्त काल से संबंधित अपने फर्स्ट पार्ट को कवर किया था। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, तो उसे एक बार जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम गुप्तकालीन प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड एक ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, गुप्त काल में राजा का पद बहुत ही महत्वपूर्ण था। राजा अपने पद को दैवीय अधिकार के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि ईश्वर की ऐसी इच्छा है कि मैं राजा बनूं और प्रशासन को सुव्यवस्थित चलाऊं। अगर मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था एवं गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से तुलना की जाए तो हम पाते हैं कि मौर्य काल में एक सशक्त केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान थी, जिसमें राजा का पद सर्वे सर्वा होता था। जो राजा का पद होता था वह सर्वे सर्वा होता था। लेकिन गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था प्रारंभ में केंद्रीकृत प्रतीत होती है, लेकिन बाद में क्रमशः सामंती व्यवस्था के कारण कई छोटे छोटे शासक स्वतंत्र हो जाते हैं और विकेंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था प्रतीत होने लगती है। सामंती व्यवस्था का प्रारंभ सातवाहनों के शासनकाल से माना जाता है। गुप्त काल में इसका विकास होता है तथा हर्षवर्धन के शासनकाल में सामंती व्यवस्था अपने चरम पर पहुंच जाती है। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत पूरे साम्राज्य को कई भागों में बांटा गया था। सबसे बड़ा भाग देश कहलाता था, जिसका अधिकार गोप्ता कहलाता था। देश को कई भक्तियों में बांटा गया था, जिसके अधिकार को उपरिक कहा जाता था तथा भुक्त को कई विषय में बांटा जाता था, जिसके अधिकारी विषयपति होते थे। गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। तो चलिए इससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती थी? गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती थी? तो यह देश क्या कहलाती थी? देश। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई थी वह देश कहलाती थी। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, गुप्त काल में विषय का प्रयोग प्रशासन की किस इकाई के लिए किया जाता था? गुप्त काल में विषय का प्रयोग प्रशासन की किस इकाई के लिए किया जाता था? तो वह जिला इकाई के लिए। किसके लिए? जिला इकाई के लिए। यानी कि गुप्त काल में विषय का प्रयोग प्रशासन की जिला इकाई के लिए किया जाता था। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कहलाती थी। तो यह क्या कहलाती थी? ग्राम कहलाती थी। क्या? ग्राम। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी और इसके मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था का विकास किस काल में हुआ था? सामंती व्यवस्था का विकास किस काल में हुआ था? तो यह गुप्त काल में हुआ था। किस काल में? गुप्त काल में। सामंती व्यवस्था का विकास सातवाहन काल में माना जाता है, यानी सामंती व्यवस्था का प्रारंभ सातवाहन काल में माना जाता है, जबकि इसका विकास गुप्त काल में, वहीं सामंती व्यवस्था हर्षवर्धन के काल में अपने चरम पर थी। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में बिना जोती गई जंगली भूमि को क्या कहते थे? गुप्त काल में बिना जोती गई जंगली भूमि को क्या कहते थे? तो उसे अपरहत कहते थे। क्या कहते थे? अपरहत। इसी प्रकार गुप्त काल में खेती के लिए उपयोगी भूमि को क्षेत्र कहते थे। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खिल कहते थे। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे क्या कहते थे? खिल कहते थे। तथा निवास योग्य भूमि को वास्तु कहते थे। क्या कहते थे? वास्तु। जो निवास योग्य भूमि थी उसको वास्तु कहते थे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर थी। गुप्त काल में
भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग। जो उपज का छठा भाग होता था वही गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। प्राचीन भारत में सिंचाई दर को कर को क्या कहते थे? तो विदक मागम। क्या कहते थे? विदक मागम। यानी प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक मागम कहते थे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो वह रुपया कहते थे। क्या? रुपया। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का जारी किया गया जो रुपया कहलाता था। क्या कहलाता था? रुपया। यह किसके द्वारा जारी किया गया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जारी किया गया था। किसके उपलक्ष्य में? शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। हमारा आज का अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी तो वह क्या थी? दीनार। यानी गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्रा थी वह दीनार थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है तो किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। यानी भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की प्रशासनिक भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की जो प्रशासनिक भाषा थी वह क्या थी? तो वह संस्कृत भाषा थी। क्या? कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। यानी गुप्त शासकों की प्रशासनिक भाषा संस्कृत भाषा थी, जो कि गुप्त काल में संस्कृत भाषा का प्रयोग समाज के उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती थी। वहीं शूद्र एवं महिलाएं प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था तो यह कहाँ से? यह ताम्रलिप्त बंदरगाह से। कहाँ से? ताम्रलिप्त बंदरगाह से। ताम्रलिप्त बंदरगाह से चीन व श्रीलंका के साथ व्यापार होता था। वहीं भड़ौच बंदरगाह से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। भड़ौच बंदरगाह से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। गुप्तकालीन संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे तो वह कौन सी भाषा बोलते थे? तो वे प्राकृत भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। यानी गुप्तकालीन संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे। गुप्त काल में स्त्रियों एवं शूद्रों के द्वारा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। वहीं उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा जो पुरुष द्वारा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह प्रथा आरंभ कब हुई थी? तो यह गुप्त काल में आरंभ हुई थी। कब? गुप्त काल में। अर्थात बाल विवाह प्रथा गुप्त काल में आरंभ हुई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी तो यह जटिल वर्ण व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? जटिल वर्ण व्यवस्था। अर्थात गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जटिल वर्ण व्यवस्था थी। मतलब गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जटिल वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस काल में कायस्थ नामक नई जाति का उल्लेख मिलता है जिसका कार्य पठन पाठन से संबंधित था? किस काल में कायस्थ नामक नई जाति का उल्लेख मिलता है जिसका कार्य पठन पाठन से संबंधित था? तो यह गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। अर्थात कायस्थ नामक नई जाति का उल्लेख गुप्त काल से संबंधित है जिनका कार्य पठन और पाठन से संबंधित था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं एवं शूद्रों की स्थिति थी तो वह कैसी स्थिति थी? तो वह निम्न स्थिति थी। कैसी थी? निम्न स्थिति। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं एवं शूद्रों की स्थिति निम्न स्थिति थी। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से महिलाओं के सती होने का प्रमाण मिलता है जिससे यह पता चलता है कि गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, गुप्त काल में
अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता था? गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता था? तो वह कृषि को माना जाता था। किसको? कृषि को। गुप्त काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। कालिदास के अनुसार राष्ट्रीय आर्थिक विकास में कृषि व पशुपालन का बहुत महत्व था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए थे? सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए थे? तो यह गुप्त काल में। किसके काल में? गुप्त काल में। अर्थात सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे, जबकि शुद्ध एवं नियमित सोने के सिक्के कुषाण शासकों के द्वारा जारी किया जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो यह किसकी थी? यह गुप्त काल की थी। किसकी? गुप्त काल की। अर्थात नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता यह गुप्त काल से संबंधित थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन व्यवस्था में मूलतः किस धर्म को मानते थे? गुप्तकालीन व्यवस्था में मूलतः किस धर्म को मानते थे? तो ये वैष्णव धर्म को मानते थे। किसको? वैष्णव धर्म को। अर्थात गुप्तकालीन व्यवस्था में मूलतः वैष्णव धर्म को मानते थे। गुप्तकालीन सिक्कों में गरुड़ की आकृति मिलती है, जिससे पता चलता है कि गुप्त शासक मुख्यतः वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म का पुनः उत्थान किस काल में माना जाता है? वैष्णव धर्म का पुनः उत्थान किस काल में माना जाता है? तो यह गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। अर्थात वैष्णव धर्म का पुनः उत्थान गुप्त काल में माना जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण का प्रथम साक्ष्य किस काल से प्राप्त होता है? मंदिर निर्माण का प्रथम साक्ष्य किस काल से प्राप्त होता है? तो यह गुप्त काल से प्राप्त होता है। किस काल से? गुप्त काल से। अर्थात मंदिर निर्माण का प्रथम साक्ष्य गुप्त काल से प्राप्त होता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर शैली का मूल रूप से विकास किस काल में माना जाता है? नागर शैली का मूल रूप से विकास किस काल में माना जाता है? तो यह गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। नागर शैली का प्रयोग उत्तर भारत में मंदिर निर्माण हेतु किया जाता है। नागर शैली का प्रयोग उत्तर भारत में मंदिर निर्माण हेतु किया जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति संबंधित है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति संबंधित है, तो यह किससे है? गुप्त काल से संबंधित है। किससे? गुप्त काल से। और गुप्त काल से सारनाथ में स्थित है, जो कि अभी सारनाथ में स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो यह जातक कथाओं से संबंधित है। किससे? जातक कथाओं से। अर्थात अजंता की गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म के महायान शाखा से है, जो जातक कथाओं से संबंधित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियां हैं। भारतीय मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियां हैं, तो वह कौन कौन सी हैं? नागर, द्रविड़ और वेसर शैली। भारत में मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैली नागर, वेसर और द्रविड़ शैली है। नागर शैली का प्रयोग मंदिर निर्माण हेतु उत्तर भारत में किया जाता है, वेसर शैली का मध्य भारत में, और वहीं द्रविड़ शैली का प्रयोग दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण हेतु किया जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, पुराणों का अंतिम संकलन किस काल में होता है? पुराणों का अंतिम संकलन किस काल में होता है? तो यह गुप्त काल में होता है। कौन से काल में? गुप्त काल में। अर्थात पुराणों का जो अंतिम संकलन है वह गुप्त काल में होता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कालिदास की प्रमुख रचना है। कालिदास की प्रमुख रचना है, तो यह कालिदास की प्रमुख निम्न रचनाएं हैं। पहला अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा मालविकाग्निमित्रम, तीसरा रघुवंशम, चौथा मेघदूतम, पांचवा कुमार संभव और छठा ऋतुसंहारम। ये 6 कालिदास की प्रमुख रचना हैं। कौन कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम,
कुमार संभव एवं ऋतुसंहारम। हमारा आज का अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो यह विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कामसूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? कामसूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो यह वात्सायन के द्वारा। किसके द्वारा? वात्सायन के द्वारा। अर्थात कामसूत्र की रचना वात्सायन द्वारा की गई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। तो यह क्या था? धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा थी। क्या थी? धनी व्यापारी जो कि अमीर थे और एक गणिका की पुत्री जो कि गरीब थे, उन्हीं के प्रेम गाथा से संबंधित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, नीति शास्त्र। नीति शास्त्र किसकी रचना है? नीति शास्त्र किसकी रचना है? तो यह कामानंद की है। किसकी? कामानंद की। यानी नीति शास्त्र की रचना कामानंद की रचना है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था। तो वह कौन थे? आर्यभट्ट। अर्थात गुप्त काल में एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टीयम, सूर्य सिद्धांतम एवं 10 गीतिका की रचना की। इन्होंने ही पहली बार बताया कि सूर्य केंद्र पर स्थित है तथा पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है, तथा शून्य, दशमलव और पाई की खोज के लिए आर्यभट्ट को जाना जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत का न्यूटन कहकर किसे संबोधित किया जाता है? भारत का न्यूटन कहकर किसे संबोधित किया जाता है? तो ब्रह्मगुप्त को। किसको? ब्रह्मगुप्त को। भारत का न्यूटन कहकर ब्रह्मगुप्त को संबोधित किया जाता है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की और इन्होंने कई ऐसे सिद्धांत को बताया जिसके कारण इन्हें भारत का न्यूटन कहा जाने लगा था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान किस शासकों द्वारा दिया गया है? मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान किन शासकों द्वारा दिया गया था? तो यह गुप्त शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? गुप्त शासकों के द्वारा। इससे यह पता चलता है कि गुप्त काल में ब्राह्मणों की स्थिति बहुत अच्छी थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन व्यवस्था के अंतर्गत वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तो यह कौन सी संगठन? श्रेणी संगठन। कौन सी संगठन करती थी? तो श्रेणी संगठन। अर्थात गुप्तकालीन व्यवस्था के अंतर्गत वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को श्रेणी संगठन सुनिश्चित करती थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अष्टांग हृदय नामक पुस्तक के रचयिता हैं। अष्टांग हृदय नामक पुस्तक के रचयिता हैं तो वह कौन है? तो वे वाग्यभट्ट हैं। कौन? वाग्यभट्ट। अर्थात अष्टांग हृदय नामक पुस्तक के रचयिता वाग्यभट्ट हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम नामक पुस्तक में विवरण है। किरातार्जुनीयम नामक पुस्तक में विवरण है तो वह किसका है? शिव और अर्जुन के मध्य युद्ध का। किसका? शिव और अर्जुन के मध्य युद्ध का विवरण किरातार्जुनीयम नामक पुस्तक में है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण था। गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? तो वह निम्न था, जैसे हूण आक्रमण, सामंती व्यवस्था एवं उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना। क्या क्या था? हूण आक्रमण, सामंती व्यवस्था एवं उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना ही गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण था। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।